हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज चौथे लेक्चर में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में से एक है, क्योंकि अभी तक मोस्टली क्या था? इंट्रोडक्शन, ये होगा ये होगा ये होगा। अब समय आ गया है, अब हो रहा है। ठीक है, सो मेन पहला हेडिंग क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब ये क्या है? देखो, आप ऐसे इमेजिन करो जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, उसी की लैंग्वेज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, सो एनसीईआरटी में ये वाला जो पैराग्राफ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, 1963 में दो एंजाइम्स ऑब्टेन हुए थे। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया से? ई कोलाई से। ठीक है ना। सो ये कहानी की तरह एनसीईआरटी ने लिखा है। सो मैंने सबसे पहले क्या बना दिया? एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। ठीक है, अब ई कोलाई के लिए प्रॉब्लम क्या है? बैक्टीरियोफेज। तो एक बैक्टीरियोफेज होता है, आप तो जानते हो बैक्टीरियोफेज जनरली डीएनए वायरस होता है। ठीक है, ये बड़ा स्टाइलिश होता है। ठीक है, तो ये क्या है? मान लेते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है ना, टी फैमिली बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, टी फैमिली बैक्टीरियोफेज की है, और ये ऑब्वियसली क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ठीक है, सो अगर आप ई कोलाई हो तो आपको डेटॉल से खतरा है, लेकिन एट द सेम टाइम मोर कॉमनली हर जगह डेटॉल तो नहीं है, लेकिन हर जगह वायरसेस हैं। ठीक है ना। सो ई कोलाई को किससे खतरा है? बैक्टीरियोफेज से खतरा है। बाय द वे, आई एम नॉट इन पेड पार्टनरशिप विद डेटॉल। ठीक है, सो ई कोलाई को किससे खतरा है? बैक्टीरियोफेज से। अब हम लोगों ने पढ़ा था हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, उसमें देखा था कि आता है अटैच एंड डीएनए ट्रांसफर, इन्फेक्शन, उसके बाद ब्लेंडिंग, डिटैच, सेंट्रिफिकेशन। ये कौन से चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ? एमबीआई। ठीक है ना। सो बेसिकली ये जो वायरस है, ये अपना क्या इसके अंदर, सेल के अंदर छोड़ देता है? डीएनए। अभी जो व्हाइट वाला है वो वायरस का है। ठीक है, और ये जो येलो वाला है, कौन सा वाला है? येलो वाला, ये बैक्टीरिया का अपना है। मान लो ये क्रोमोसोमल, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये जीनोमिक, ये एक्स्ट्रा जीनोमिक, यू कैन कंसीडर दैट। ठीक है, सो ये ई कोलाई है, और इसके अंदर क्या गया है? वायरस का वायरल डीएनए, इन्फेक्शन वाला जेनेटिक मटेरियल आ गया है। ठीक है, सो अब ई कोलाई को इससे खतरा है ना। क्यों? क्योंकि ये ई कोलाई का प्रोटीन बनाएगा या वायरस का प्रोटीन बनाएगा? वायरस का प्रोटीन। ठीक है, सो ई कोलाई को क्या चाहिए? डिफेंस। किसके अगेंस्ट डिफेंस चाहिए? ग्रीनलैंड को ट्रम्प के अगेंस्ट चाहिए, और ई कोलाई को किसके अगेंस्ट चाहिए? वायरल डीएनए के अगेंस्ट चाहिए ना। सो ये जो वायरल डीएनए है, इसके अगेंस्ट ई कोलाई को क्या चाहिए? डिफेंस। सो ई कोलाई के पास क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? ई कोलाई के पास जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें दो एंजाइम्स हैं। कौन से एंजाइम्स हैं? दो एंजाइम्स। जो पहला वाला एंजाइम है, वो कौन सा एंजाइम है? डीएनए मिथाइलेज। डीएनए मिथाइलेज। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, ये क्या करता है? मिथाइल ग्रुप को ऐड, मिथाइल जानते हैं क्या? CH3। ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है। इसका मतलब ये वाला जो डीएनए मिथाइलेज है, ये डीएनए को कैसा कर देगा? मिथाइलेटेड। हैव यू एवर सीन मिथाइलेटेड डीएनए बिफोर? आई होप यू हैव नॉट सीन, सो आई एम शोइंग यू मिथाइलेटेड डीएनए। ठीक है, सो ये डीएनए कैसा है? मिथाइलेट। अब आप मुझे बताओ, किसका डीएनए मिथाइलेटेड है? बैक्टीरिया का मिथाइलेटेड है ना। लेकिन क्या जो बाहर से डीएनए आया वायरस का, वो मिथाइलेटेड है क्या? नहीं। सो मिथाइलेटेड तो लेबल हो गया कि मिथाइलेटेड है तो मेरा है, अनमिथाइलेटेड है तो बाहर से आया है। समझ रहे हो? सो डीएनए मिथाइलेज ये किसको मिथाइलेट करता है? वायरस के डीएनए को या बैक्टीरिया के डीएनए को? बैक्टीरिया के डीएनए को। जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू नो कि ये जो डीएनए है ये अपना है,
इसको डाइजेस्ट नहीं करना है। और जो दूसरा वाला एंजाइम डिस्कवर हुआ, आई थिंक द ईयर वाज 1963, ठीक है ना। सो 1963 में ई कोलाई से एक एंजाइम डिस्कवर हुआ या दो एंजाइम? दो एंजाइम। दोनों का लेना देना किससे है? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ई कोलाई अगेंस्ट टी बैक्टीरियोफेज, टी फैमिली ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो जो दूसरा वाला एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है? डीएनए न्यूक्लियेज, ठीक है, न्यूक्लियेज। ये क्या करेगा? डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा? डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। अब जनरली बैक्टीरिया कौन सा वाला न्यूक्लियस यूज करता है इस डिफेंस मैकेनिज्म में? एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं, एक्सो एंडो, लेकिन यहां पे कौन सा वाला इन्वॉल्व है? एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को साइड से कट करता है या बीच से कट करता है? बीच से कट। यू कैन इमेजिन ये वायरस का डीएनए है, ये वायरस का डीएनए है ना, इसको कहां से कट करेगा? साइड से नहीं, बीच से कट करेगा। तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ऐसा, ठीक है। अगर साइड से कट करता तो क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। मतलब एक एक बेस साइड से रिमूव करता तो क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन बीच में अगर कट करेगा तो क्या बोलेंगे? एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना। अब इसी का नाम पड़ गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब आप गेस कर सकते हो इसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोलते हैं? व्हाई इज इट कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स द इंफेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई, ठीक है ना। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का बेसिक मीनिंग क्या है? इसका बेसिक मीनिंग क्या है? इट रिस्ट्रिक्ट्स, रिस्ट्रिक्ट्स मतलब अलाउज या नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, रिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना। सो इट रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इश्किया कोलाई, ठीक है। सो अब ये कहानी बताने के बाद आई थिंक वी कैन गो थ्रू और फर्स्ट पैराग्राफ फॉर टुडे। पहला पैराग्राफ कौन सा है, क्या बोलता है? हाँ, 1963 में, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई नहीं, ठीक है। द टू एंजाइम्स जो कि क्या कर रहे थे? रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। किसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे? बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को। किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। सो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, एंजाइम किसका है? ई कोलाई का। और बचा किससे रहा है? वायरल डीएनए से बचा रहा है, ठीक है। वेर आइसोलेटेड, तो दो एंजाइम जो आइसोलेट हुए वो कौन कौन से थे? वन ऑफ दीज, आई गेस द फर्स्ट, एडेड कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। किसके डीएनए में मिथाइलेशन करता है? वायरल वाले में या बैक्टीरियल वाले में? बैक्टीरियल वाले में। सेल्फ डीएनए को क्या करता है? मिथाइलेट। इट्स लाइक पेंटिंग योरसेल्फ जस्ट टू शो दैट ओके आई एम ऑफ दैट कलर, ठीक है ना। और वाइल दी अदर, तो मिथाइल क्या है? मिथाइल तो लेबल है ना। अरे मिथाइल तो कुछ नहीं है, केमिकल लेबलिंग है ना। जैसे तुमने अपने नोटबुक पे नाम लिख दिया, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, तुमने अपने नोटबुक पे नाम लिख दिया तो तुम्हारी हो गई ना वो। तो बैक्टीरिया अपने उस पे नाम कैसे लिख रहा है? अपने डीएनए पे नाम कैसे लिख रहा है? ये मेरा डीएनए, हाँ माझा डीएनए आहे। कैसे लिख रहा है? मिथाइल ग्रुप लगा के ना। इश्क किया कोलाई का डीएनए क्या है? मिथाइलेटेड, एज क्लियर एज दैट। नेक्स्ट, वाइल दी अदर कट डीएनए। अब बताओ किसको कट करेगा? अपने वाले को, मिथाइलेटेड को, या अनमिथाइलेटेड को? अनमिथाइलेटेड, अपने को नहीं, एक्सोजीनस डीएनए को कट करेगा। द लैटर वॉज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मिथाइलेज भी चाहिए और एंडोन्यूक्लियस भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एंडोन्यूक्लियस कट करेगा मगर अपने को ना कट करे, इसलिए प्रिवेंशन मैकेनिज्म क्या है? मिथाइलेशन। सो फर्स्ट मिथाइलेट योर ओन डीएनए and then create an enzyme which can digest unmethylated DNAs, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे का जो पैराग्राफ है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको समझाने के लिए धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है ना। सो बेसिक सी बात क्या है, देखो अपने सिलेबस में कौन कौन से एंडोन्यूक्लियस हैं।
सो मैं बीच में लिख रहा हूं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा। डोंट ड्रॉ इट, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो ये डीएनए है, ठीक है ना। डीएनए में जो पॉलीमराइजेशन की बॉन्ड होती है, चेन ग्रो कराने की बॉन्ड होती है, वो बॉन्ड कैसी बॉन्ड होती है? फॉस्फोडाइस्टर होती है ना, ठीक है। सो अगर लास्ट से कोई एंजाइम डीएनए को एंड से एक एक बेस पेयर ट्रिम कर रहा है, एक एक बेस ट्रिम कर रहा है, व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल इट, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? एक्सो न्यूक्लियस। लेकिन एज द नेम सजेस्ट, एंडो न्यूक्लियस की साइट कहां होगी? ऐसे सेंटर में होगी। सेंटर मतलब इधर उधर बीच में होगी। इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, बट नॉट एट द वेरी टर्मिनल, ठीक है। सो एक्सो न्यूक्लियस क्या निकालते हैं? बेसेस। और ये क्या निकालता है? डीएनए फ्रैगमेंट्स। सो आप एक बात बताओ, एक्सो न्यूक्लियस क्या रिमूव करेंगे? लास्ट के बेसेस, ठीक है। और एंडो न्यूक्लियस क्या करेंगे? डीएनए तोड़ेंगे। सो आप देखोगे कि इन जनरली एक्सो न्यूक्लियस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग एंजाइम होते हैं। और वो क्या रिमूव करते हैं? बेस पेयर या बेसेस? बेसेस। एक बेस पेयर अलग हो सकता है क्या? कॉमन सेंस, नहीं ना। एक बेस पेयर होता है क्या डीएनए? नहीं ना। एडेनिन एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्या बोलते हैं, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बेस पेयर बना लेते हैं क्या? दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर बना लेते हैं क्या? नहीं ना, जब तक वो पूरे स्ट्रैंड में ना हो। सो ये जो एक्सो न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा? सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करके एक एक बेसिस निकालेगा। और जो एंडोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस तो एक एक बेसिस निकालेगा, और जो एंडोन्यूक्लियस है वो बड़ा होता है इन जनरल, और वो किससे बाइंड करता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए से। अब सवाल यह है कि कहां बाइंड करेगा? तो वंस अगेन डीएनए के पास क्या है? सीक्वेंस इंफॉर्मेशन होती है ना, सीक्वेंस एटीजीसी होता है ना। तो एंडोन्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए क्या चाहिए? सीक्वेंस। उस सीक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जैसे आरएनए पॉलीमरेज की रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहां होती है? प्रमोटर। डीएनए पॉलीमरेज हेलिकेस की रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहां होती है? ओराई, ठीक है ना। और स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की सीक्वेंस कहां होती है? स्टार्ट कोडॉन। तो वैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे रैंडमली कहीं भी बाइंड नहीं करता है। जनरली उनके पास, उनको भी क्या होती है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और जनरली एंडोन्यूक्लियस सिंगल स्ट्रैंड को कट करते हैं या दोनों स्ट्रैंड को कट करते हैं? दोनों स्ट्रैंड को इन जनरल, ठीक है ना। देयर आर एक्सेप्शंस। तो दो तरह के न्यूक्लियसेस हैं। पहला जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के बेसेस को ट्रिम करता है, और दूसरा जो डबल स्ट्रैंड डीएनए को कट करता है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड को कट करता है और उसको बाइंड कहां करता है? एंड पे या बीच में? बीच में, ठीक है। तो बीच में बाइंड करता है, इसलिए उसका नाम क्या है? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या जनरेट करेगा? फ्रैगमेंट्स। अरे यहां से मान लो इसने कट कर दिया, तो क्या जनरेट कर देगा? दो फ्रैगमेंट ना, ठीक है। इसको बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, मतलब बड़े से छोटा बन गया तो डाइजेशन हो गया ना डीएनए का। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनो। ये डीएनए फ्रैगमेंट है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। अगर इनके दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है ना। और अगर डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है अगर वो कट हो गए तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या डाइजेशन? डाइजेशन। कट होने को बोलते हैं डाइजेशन, अलग होने को बोलते हैं मेल्टिंग। वाओ, ठीक है। सो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस ये दो तरह के न्यूक्लियस हैं। दोनों किसको कट करते हैं? कौन सी बॉन्ड को? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। लेकिन ये वाला बेस निकालता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स निकालता है, और ये वाला किसको क्या जनरेट करता है? फ्रैगमेंट्स। तो फ्रैगमेंट जनरेटिंग न्यूक्लियस कौन है? एंडोन्यूक्लियस। और न्यूक्लियोटाइड लिबरेटिंग न्यूक्लियस कौन है? एक्सोन्यूक्लियस। एंड से न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव करता है कौन? एक्सोन्यूक्लियस। और बीच में फ्रैगमेंट लिबरेट करता है कौन? एंडोन्यूक्लियस। एम आई सेइंग इट करेक्टली? ओके, ठीक है। तो देखो पहले यहां से शुरू करते हैं, क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब एंडोन्यूक्लियसेस बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस।
अरे न्यूक्लियेजेज एंजाइम कौन है? जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करे, डीएनए को डाइजेस्ट करे डीएनएस, आरएनए को डाइजेस्ट करे आरएनएस, आरएनए को डाइजेस्ट करे आरएनएस म्हणजे काय? राइबोन्यूक्लियस, और डीएनए को डाइजेस्ट करे तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डीएनएस। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आरएनए राइबोन्यूक्लियस या डीएनएस? डीएनएस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस का क्लासिफिकेशन दो तरह से है। अगर आरएनए डाइजेस्टिंग न्यूक्लियस है तो आरएनएस, ऑल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियस। अगर डीएनए डाइजेस्टिंग न्यूक्लियस है तो डीएनएस, ऑल्सो कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। लेकिन एक तरीका और है क्लासिफाई करने का, बीच में कट करने वाला न्यूक्लियस है तो एंडोन्यूक्लियस, साइड से न्यूक्लियोटाइड निकालने वाला है तो एक्सोन्यूक्लियस। सो क्या लिखा है? हाँ, न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं, डीएनएस भी दो तरह के होते हैं, आरएनएस भी दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। सो हम लोग डीएनए के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो डीएनए न्यूक्लियसेस दो तरह के होते हैं, डीएनए एक्सोन्यूक्लियसेस और डीएनए एंडोन्यूक्लियसेस, है ना इंटरेस्टिंग। जो एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या रिमूव करता है? फ्रैगमेंट या न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड। फ्रैगमेंट नहीं रिमूव करते, न्यूक्लियोटाइड। अगर फ्रैगमेंट रिमूव किया तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोन्यूक्लियस। और अगर एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव किया तो क्या बोलेंगे? एक्सोन्यूक्लियस। याद है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग क्यों होती थी एमआरएनए में? प्रिवेंट डाइजेशन फ्रॉम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियसेस, राइबो एक्सोन्यूक्लियसेस। वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं एमबीआई में, ठीक है, कोई बात नहीं। सो एक्सोन्यूक्लियस क्या रिमूव करता है? न्यूक्लियोटाइड्स। 3 प्राइम एंड से रिमूव करेगा 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, 5 प्राइम एंड से रिमूव करेगा 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, whereas endonucleases make cuts at specific position within the DNA। सो देखो एंडोन्यूक्लियस कहां कट करेगा? एंड पे या बीच में? बीच में कट करेगा तो क्या मिलेगा? फ्रैगमेंट्स। और बीच में कट करने के लिए कोई लोकेशन होनी चाहिए ना, ऐसे रैंडमली आज मैं यहां तोड़ देता हूं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई एक लोकेशन होनी चाहिए। लोकेशन को क्या बोलेंगे? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है ना। सो आई थिंक अब हम सब लोग इस बात को लेके क्लियर हैं। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार मैं ऐसे बना देता हूं, आप भी बना लो, ठीक है। बीच में लिखते हैं न्यूक्लियस। आप मुझे एक बार बताओ, न्यूक्लियस कौन सी बॉन्ड को तोड़ेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? फॉस्फोडाइएस्टरेजेस। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। न्यूक्लियस दो तरह के हो गए, डीएनए को तोड़ने वाले डीएनएस, ठीक है, आरएनए को तोड़ने वाले आरएनएस। आज हम लोग किस में इंटरेस्टेड है? डीएनएस, ठीक है ना। आरएनएस वाले को क्या बोल सकते हैं? राइबोन्यूक्लियस, ठीक है, देखो तोता बोल रहा है। डीएनएस वाले को क्या बोल सकते हैं? डीएनए तोड़ने वाले को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो डीएनए वाले न्यूक्लियस हैं और आरएनए दोनों दो तरह के होते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा होगा? एंडोन्यूक्लियस। और ये कौन सा होगा? एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है ना। लेकिन कौन सा वाला है ये? आरएनए वाला है, आरएनए आरएनए, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस फिर से दो तरह के हो सकते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है ना। तो मैं क्लासिफिकेशन मोडालिटी बता रहा हूं। नेक्स्ट अपने काम का कौन है? डीएनएस। डीएनएस दो तरह का हो सकता है, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस दो तरह का हो सकता है। पहले वाला कौन सा? डीएनए एंडोन्यूक्लियस। इस वाले को क्या बोलते हैं? ये जो एंडोफॉस्फोडाइस्टरेज है, इस वाले को क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, ठीक है। और ये दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? डीएनए एक्सोन्यूक्लियस। तो डीएनए तो जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो आप मुझे बताओ कौन सा वाला न्यूक्लियोटाइड रिलीज करता है एंड से? एक्सोन्यूक्लियस। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि डीएनए एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? रिलीजेस डीएनए फ्रैगमेंट्स या न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स कहां से?
फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए चेन। 3 प्राइम एंड से करेगा तो 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, 5 प्राइम एंड से करेगा 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है ना। नेक्स्ट एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, बताओ ना। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, रैंडमली बाइंड करता है या बाइंड्स टू स्पेसिफिक रीजन? स्पेसिफिक रीजन, बाइंड्स टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को? रिकॉग्निशन। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें पहचानता हूं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। कॉग्नी मतलब जानता हूं, नहीं जानता है तो कॉग्नी या इनकॉग्नी, इनकॉग्नी, ठीक है। सो बहुत मजाक हो गया। न्यूक्लियस आर ऑफ 2 टाइप्स, डीएनएस एंड आरएनएस। फर्दर डीएनएस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एंडोन्यूक्लियस मतलब एंडोडीएनएस और एक्सोडीएनएस, ठीक है ना। कौन सा वाला फ्रैगमेंट जनरेट करता है? जनरेट फ्रैगमेंट्स, एंडोन्यूक्लियस। और कौन सा वाला न्यूक्लियोटाइड जनरेट करता है? एक्सोन्यूक्लियस। अभी तो बात क्लियर है, बात क्लियर है बेटा? यू आर नॉट गेटिंग आवर जोक्स। तो ये हो गया, ठीक है। सो आई गेस ये वाला पैराग्राफ तो हो गया, जितना चाहिए था उससे ज्यादा ही ये छोटा पैराग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो विद इन डीएनए कौन कट करता है? एंडोन्यूक्लियस। और एंड ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट से न्यूक्लियोटाइड कौन रिलीज कराता है? एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है ना। अब बात करते हैं, वो ये पहला पैराग्राफ हो गया और वो वाला पैराग्राफ हो गया। अब आते हैं ये वाले खतरनाक वाले पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो नीट में क्वेश्चन आता है तो किस बेसिस पे सॉल्व करना चाहिए, अपने दिमाग से या एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी से। अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाने का, ठीक है ना। अगर पूछा है फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस कौन सा है तो मार दो हिंटू, ठीक है ना। 1-3 के बारे में मत सोचो, इतना मत सोचो, हमारा काम क्या है? एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना और टिक मार देना बस, ठीक है ना। सो द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन देखो आगे भी कुछ लिखा है ना, आगे भी कुछ लिखा है, अपोजिटिव में कुछ लिखा है। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, विच इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये। अब देखो सेंटेंस ही कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि पहला और 2 नंबर कैसे हो सकता है? आई मीन पहला तो 1 नंबर होना चाहिए, तो सेंटेंस ही कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि पहला ही 2 नंबर है कि नहीं है? विच आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंट 2, दिस इज रॉन्ग। लेकिन मुझे इतना भी पता है कि नीट एग्जाम तक भी ऐसा पेपर में अगर आए तो आपको अनफॉर्चुनेटली लिखना पड़ सकता है हिंट 2 इज फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन है? हिंट 2, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने में। लेकिन पूरा सेंटेंस देखो, अनुवादक का काम क्या है? आधा सेंटेंस एक्सप्लेन करना नहीं, पूरा सेंटेंस एक्सप्लेन करना ना। पूरा क्या लिखा है? पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये जिसका काम करने का तरीका डिपेंड करता है स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे, वो आइसोलेट हुआ और 5 साल बाद कैरेक्टराइज हुआ, ठीक है। तो देखो मेरी एक एडवाइस है, शब्दों में मत खो जाना, आइसोलेट हुआ, कैरेक्टराइज हुआ, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है? आइसोलेट का मतलब क्या है? सेल से बाहर निकाला गया। और कैरेक्टराइज का मतलब क्या है? उसको क्लासिफाई किया गया। ये सबका मीनिंग अलग है। आइसोलेट करने के 5 साल बाद कैरेक्टराइज हुआ, ये अलग बात है। लेकिन अभी मैं कुछ बड़ा समझाने जा रहा हूं, ठीक है। अभी मैं क्या समझाने जा रहा हूं? जो पहला एंडोन्यूक्लियस ऑब्टेन हुआ जिसके काम करने का तरीका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे बेस्ड था, वो कौन है? एंडोन्यूक्लियस। कौन सा है? हिंट 2, ठीक है। अब मैं 2 सेंटेंसेस बोल रहा हूं, क्या आपको दोनों सेंटेंसेस सेम लग रहे हैं?
पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ वो हिंड 2 था। ये पहला स्टेटमेंट है। क्या एनसीईआरटी ये कह रहा है? क्या एनसीईआरटी तो ये कह रहा है पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ जिसके काम करने का तरीका फिक्स्ड सीक्वेंस पे बेस्ड था वो हिंड 2 है। ये कह रहा है ना एनसीईआरटी। ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड 2 था। एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसके काम करने का तरीका फिक्स सीक्वेंस पे बेस्ड था वो कौन था? हिंड 2। ठीक है, इसका मतलब हिंड 2 के बारे में पूरा मैकेनिज्म पहली बार एंडोन्यूक्लियस की फैमिलीज ऑफ एंजाइम में पता चला। आई मीन सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो कि एंडोन्यूक्लियस बहुत सारे डिस्कवर हुए, पहले कौन डिस्कवर हुआ बाद में कौन डिस्कवर हुआ भूल जाओ, लेकिन एंडोन्यूक्लियस ऐसे काम करता है ये सबसे पहले किसके बारे में पता चला? हिंड 2 के बारे में। ठीक है, जैसे मान लो तुम एक फोन चलाते हो, एंड्रॉयड चलाते हो, ठीक है, तुमको iOS फोन दे दिया जाए, आईफोन दे दिया जाए, चला रहे हो, लेकिन सब कुछ एक बार में आ जाएगा क्या? नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको आता एक तरह का है और आपको एक तरह का नहीं आता है। कोई विंडोज चला रहा है, कोई मैक चला रहा है, एक तरह का उसमें प्रोग्रामिंग अलग है, उसमें अलग है, उसमें शॉर्टकट, उसमें शॉर्टकट अलग है। ठीक है, लेकिन पहले तुमने कौन सा सीखा और पहले तुम्हारे पास आया क्या, दोनों में मीनिंग अलग है ना। ठीक है ना, सो आप समझो कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पहला एंडोन्यूक्लियस जिसके काम करने का तरीका पता चला वो हिंड 2 है। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, सो एक बार आखिरी बार मैं पढ़ दे रहा हूं। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड 2 whose functioning dependent on a specific DNA nucleotide sequence was isolated। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। पता चला कि हिंड 2 हमेशा डीएनए को कट करता है, और कहां कट करता है? रीजन पे या पॉइंट पे? पॉइंट पे। ऑब्वियसली कट करेगा तो पॉइंट पे कट करेगा ना, रीजन पे थोड़ी कट। रीजन से तो पहचानेगा, लेकिन कट कहां करेगा? रीजन को श्रेड कर देगा क्या, या रीजन को एक पॉइंट पे कट करेगा? पहचानेगा किसको? रीजन को, सीक्वेंस को, लेकिन कट किसको करेगा? सीक्वेंस को या पॉइंट को? पॉइंट को, लोकेशन को कट करेगा ना। बाइंड कहां करेगा? सीक्वेंस पे, लेकिन कट कहां करेगा? बेस पेयर पे। दोनों पे अलग मीनिंग है ना दोनों का। ठीक है, बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। ठीक है, अब थोड़े समय के लिए मैं कुछ पेजेस पे आगे चल रहा हूं। देखो, एक दूसरा एंडोन्यूक्लियस भी है जो आगे आएगा, उसका नाम है इको R1। वो भी 6 बेस पेयर की सीक्वेंस पकड़ता है, GAATTC। अरे है ना 6 बेस पेयर, गा टटा सा, तो ये भी 6 बेस पेयर है। ठीक है, और ये वाला जो एंजाइम है जो जिसका मेंशन यहां पे है, ये भी 6 बेस पेयर है। लेकिन आप एक बात बताओ, वो GATTC हिंड 2 का है या इको R1 का है? इको R1 का है। इसका मतलब इको R1 की और हिंड 2 की दोनों की रिकॉग्निशन सीक्वेंस 6 बेस पेयर की है, 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। लेकिन GATTC किसका है? इको R1 का है। तो हिंड 2 किसका है? हिंड 2 का सीक्वेंस क्या है? तो उसकी सीक्वेंस कुछ और है। तो हिंड 2 की जो मैं यहां लिख दे रहा हूं, कहीं आप ऐसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप लिख लो। ठीक है, हिंड 2 की जो सीक्वेंस है वो क्या है? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। देखो, बेस पेयर की ड्यूरेशन भी लिखी है 6, लेकिन बेस पेयर नहीं लिखा है। तो इसका क्या है, लिख लो आप, 5 प्राइम GT पाइप AC। फिर से लिख दूं क्या? ठीक है, ऐसे लिखता हूं। ठीक है, 5 प्राइम GT पाइपू AC। अब ये पाइपू क्या है? पिरिमिडीन प्यूरिन। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कोई भी पिरिमिडीन हो सकता है, C भी हो सकता है, T भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी A भी हो सकता है, G भी हो सकता है। तो ये स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है? नॉन स्पेसिफिक है। ये तो डीजेनरेट रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ना। ठीक है ना, सो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस किसकी है? हिंड 2 की है। हिंड 2 हैज स्पेसिफिक तो है, लेकिन
डीजेनरेट है, ठीक है। सो कितने पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, दो यहाँ है, दो यहाँ है, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज है जिसपे वो कट कर सकता है। सो हिंट 2 हैज डीजेनरेट रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी बेस पेयर्स, 6 बेस पेयर्स, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स, ठीक है। जीटी पाइपू एसी कौन से डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब मुझसे आप एक सवाल करो कि ऐसे मैंने जैसे स्लैश बनाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कट यहां करता है, रीड पूरे को करता है और कट करता है पाइपू के बीच में, ठीक है ना। सो ये क्लीविंग साइट है, ये क्या है, क्लीविंग साइट, और ये क्या है, रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। अच्छा, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये वाला जो साइट है, तो दूसरा वाला स्ट्रैंड क्या होगा? अरे ये वाला स्टैंड 5 प्राइम होगा, ये वाला 3 प्राइम होगा, होगा कि नहीं होगा? डीएनए स्टैंड तो एंटी पैरेलल होते हैं ना। सी का कॉम्प्लीमेंट जी, टी का ए, पू का पाई, पाई का पू, ठीक है ना, टी का ए और जी का सी, ठीक है ना। सो आप देखो ये दोनों सीक्वेंस क्या है, पैलिंड्रोम है, चाहे ऐसे रीड करो चाहे ऐसे रीड करो, सेम है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में बाद में बात करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जीटी पाइपू एसी, और इधर से भी क्या है, जीटी पाइपू एसी। तो इसका मतलब इसकी सीक्वेंस कैसी है, पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है ना। सो दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंट 2। सब बता दिया, बस ये नहीं बताया कि वो सीक्वेंस है क्या। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये भी 6 है, इको R1 भी 6 है, तो वही होगा, हो जाता है ना कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो ये 6 बेस पेयर की जो सीक्वेंस है वो ये है, ये किसकी है, हिंट 2 की है। और ये सीक्वेंस कैसी है, डीजेनरेट है, मतलब एक नहीं है 4 सीक्वेंस है, क्योंकि ये भी, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। हिंट 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो आज हम लोग के पास कितने एंजाइम्स आइसोलेटेड हैं, 900 एंजाइम्स मोर देन आर आइसोलेटेड, ठीक है, फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। तो जब इतने सारे एंजाइम्स हैं तो उनके नाम भी देने पड़ेंगे, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो किसके बारे में है, नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है ना। सो एंजाइम काम कैसे करता है ये नहीं बता रहा हूं, एंजाइम का नाम कैसे देना है वो बता रहा हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अगर 2-4 होते तो नाम दे देते, लेकिन मोर देन 900 है तो नाम देना पड़ेगा या नॉमेनक्लेचर देना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नॉर्मली लोगों के नाम होते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक ह्यूमन के 400 प्रोजनी होते, सो ह्यूमन क्या प्रेफर करते हैं, नाम देना या नंबर देना, नंबर दे, ठीक है। Therefore I am called Vamik, I am not called 2341, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचरची गरज काय आहे, क्यों है? रीजन ये है बिकॉज देर आर 900 प्लस, तो सबका नाम नहीं जमेगा ना, कुछ तो रूल होना चाहिए ना, ठीक है ना। सो रूल क्या है, तो एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूं, ठीक है। ई को R1, ठीक है, ई को R1। अब ये क्या है, ई को R1, ठीक है। कैन यू सी एनसीईआरटी इज कॉपी टू टीचर, ठीक है ना, हाँ ठीक। ई को R1, और ये किससे निकलता है, ई कोलाई RY13, नोटिस RY13, ठीक है ना। सो ई को R1 किससे निकला, इश्रिकिया कोलाई RY13, MH24 नहीं, RY13, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो
कि ये एंजाइम है, अरे ये एंजाइम है, और ये एंजाइम है या बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया है जिससे वो निकल रहा है, ठीक है। सो पहली बात तो ये कि ये बैक्टीरिया है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये हो, हाँ, सोर्स ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। और ये क्या है? ये बैक्टीरिया है या एंजाइम है? एंजाइम है, ठीक है। तो सवाल ये, इसका नाम ऐसा क्यों है, EcoR1, और इसका नाम थोड़ा बहुत तो उससे मिल रहा है, इशरिकिया कोलाई RY13, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले देखो ये क्या है, इशरिकिया क्या है, इसको तो बोलते हैं जेनेरिक नेम बोलते हैं ना, अरे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कैरोलस, लिनेयस, दिया ना नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सो पहला नाम क्या है, इश्किया, ठीक है, और दूसरा नाम क्या है, कोलाई। ये कौन सा नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज नेम। ये सब बहुत अच्छा है, ठीक है। वो भी क्या दिन थे जब जिंदगी आसान थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। फिर आ गया ग्रोथ ऑफ करंट इन एलसी सर्किट, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ये है। अभी ये RY13 क्या है, RY13 इसका स्ट्रेन है, क्या है, स्ट्रेन। जैसे ह्यूमंस में रेसेस होते हैं, लोकेलिटीज वाइज थोड़ा बहुत चेंज आता है, शक्ल में, अकल में, ठीक है। वैसे ही RY13 क्या है, बैक्टीरिया का रेस है, नहीं स्ट्रेन है, क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है। हाँ, सो ये एंजाइम है और ये बैक्टीरिया से निकलने, कौन से बैक्टीरिया से निकला उसका नाम है। सो EcoRY13 इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम इशरिकिया कोलाई RY13, ठीक है ना। अब ये EcoR1 ऐसा नाम क्यों पड़ा, सो इसका जो पहला लेटर है, अब आप इसको क्या बोलोगे, ई, लेकिन ई क्या है इस नाम में, अरे नाम तो ये भी है, किसका, बैक्टीरिया का, और नाम तो ये भी है किसका, एंजाइम का। एंजाइम के नाम में ई क्या है, पहला नंबर है या पहला लेटर है, पहला लेटर है। ये पहला लेटर कहां से आता है, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम, वाओ, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम। मैं फिर से बोल रहा हूं, एंजाइम के नाम का पहला लेटर कहां से आता है, जिस बैक्टीरिया से वो निकला है उसके जेनेरा के पहले लेटर से आता है। सो ये भी पहला, वो भी पहला, ठीक है। बैक्टीरिया के लेटर का, बैक्टीरिया के नाम का, जेनेरिक नेम का पहला लेटर क्या है, ई, और एंजाइम के नाम का भी पहला लेटर क्या है, ई। फर्स्ट लेटर ऑफ एंजाइम नेम कम्स फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, अब ये को क्या है, को एक लेटर है या दो लेटर्स है, दो लेटर्स है, तो क्या लिखेगा टीचर, सेकेंड एंड थर्ड, दूसरा आणि तीसरा, सेकेंड एंड थर्ड क्या, लेटर या लेटर्स, लेटर्स ऑफ किसका नेम, एंजाइम नेम, ऑफ एंजाइम नेम, एंजाइम के नाम का दूसरा और तीसरा लेटर, अक्षर, वो कहां से आता है, पहले और दूसरे लेटर ऑफ स्पीसीज नेम से, ठीक है। एंजाइम का दूसरा तीसरा स्पीसीज नेम के पहले दूसरे से आता है, देख रहे हो आप गड़बड़, ठीक है। सो सेकेंड एंड थर्ड लेटर्स ऑफ एंजाइम नेम कम्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स ऑफ स्पीशीज नेम, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, फोर्थ लेटर, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कौन सा लेटर, फोर्थ लेटर, ये हमेशा मिलेगा या कभी कभी नहीं भी मिलेगा, नहीं, मैं एग्जांपल दिखाता हूं कहां है जो नहीं मिल रहा है फोर्थ लेटर। आप थोड़ा देर के लिए आ जाओ, जस्ट टर्न पेजेस एंड कम टू दिस वन, ठीक है ना। सो आप देखो, बैम H1 में H है, फोर्थ लेटर है,
ठीक है। बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसिएंस बैक्टीरिया से आता है, ठीक है ना, लेकिन आप देखो सेल 1 में नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिस अल्बुस, ठीक है। पीवीयू में नहीं है, प्रोटियस वल्गैरिस नहीं है, ठीक है ना। पीएसटी में नहीं है, प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई, पीवीयू में नहीं है, सीएलए में नहीं। तो कहने का मतलब फोर्थ लेटर ऑलवेज है या कभी कभी है? कभी खुशी, कभी गम, कभी कभी फोर्थ लेटर, नॉट ऑलवेज, ठीक है ना। सो पॉइंट ये है कि फोर्थ लेटर कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, ठीक है। देख रहे हो कितना खेल है, ठीक है। अगर फोर्थ लेटर है तो कहां से आता है? जेनरिक स्पेसिफिक नेम से, बाइनोमियल नेम से, या स्ट्रेन से? स्ट्रेन से, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेटर, फोर्थ लेटर ऑप्शनल है, ये कहां से आता है? स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। अब इसको लेके कोई हार्ड रूल नहीं है कि आर से आएगा कि वाई से आएगा, जनरली फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रेन से आता है, ठीक है ना। अभी कोलाई वेल स्टडीड है तो उसमें है, प्रोटियस वल्गैरिस उतना वेल स्टडीड नहीं है तो उसका स्ट्रेन का नॉमेनक्लेचर उतना स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। चलो जाने दो। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, ये 1 ये क्या है? क्या ये फिफ्थ लेटर है? ये फिफ्थ लेटर है क्या? या ये रोमन न्यूमरल है? ये रोमन न्यूमरल है ना, ये लेटर है या न्यूमरल है? न्यूमरल है। देखो यहां पे ये 1 न्यूमरल है, लेकिन अगर ये 2 भी तो हो सकता था, और ये 3 भी तो हो सकता था। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये मैं यहां लिख रहा हूं, इको R1, इको R2, इको R3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो 1 2 3 है, ये क्या है? ये लेटर है क्या? नहीं, ये रोमन न्यूमरल है। 1 एक न्यूमरल है और 3 एक न्यूमरल है। ऐसा नहीं ये एक लेटर, ये 3 लेटर्स हैं, ऐसा नहीं। ये भी एक न्यूमरल है, ये भी एक न्यूमरल है। तो लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? चाहे 1 हो चाहे 10 हो, इस वाले को क्या बोलते हैं? लेटर या न्यूमरल? न्यूमरल। कौन सा न्यूमरल? अरेबिक न्यूमरल या रोमन न्यूमरल? रोमन न्यूमरल, ठीक है ना। ये कहां से आता है? ये आता है, ध्यान सुनना, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन से। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। कि पहले कौन सा एंजाइम निकाला गया सेल के बाहर, वो 1 हो जाएगा। त्यानंतर सेकंड पे कौन सा निकाला गया, वो 2 हो जाएगा। इसका मतलब इको R1 दूसरा है या पहला पहला है? पहला पहला है। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एशरिकिया कोलाई RY13 से निकाला गया, वो कौन सा है? इको R1। तो दूसरा कौन सा है? इको R2 ऑब्वियसली। तो ये 1 2 क्या है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, ठीक है ना। एक और मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूं, ठीक है। हिंड 2, ठीक है। और ये क्या है? ये किससे निकाला गया? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, ठीक है। सो ये H कहां से आया? कहां से आया? हेमोफिलस के H से आया। हेमोफिलस के H से आया ना। IN नेक्स्ट 2 लेटर्स कहां से आया? IND नहीं, इंडिया से नहीं आ रहा है, बैक्टीरिया से आ रहा है, ठीक है। IN कहां से आया? इन्फ्लुएंजाई के IN से आया, ठीक है। D कहां से आया? स्ट्रेन से आया, ठीक है। और ये पहला है या सेकंड है? सेकंड एंजाइम। किस ऑर्डर में? ऑर्डर ऑफ नेमिंग या ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। सो ये तो हो गई नेमिंग। एक बार मैं बोल देता हूं, फर्स्ट लेटर ऑफ एंजाइम नेम कम्स फ्रॉम फर्स्ट लेटर of generic name of bacteria from which it is obtained. Next 2 letters मतलब second and third letter of enzyme name comes from first and second letters of species name of bacteria from which it is obtained. Fourth letter is optional. If it is present, it comes from strain of bacteria from which it is obtained. And Roman numeral basically indicates the order of isolation from that host cell. ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको देख के अभी नहीं डरने का, अभी आगे बढ़ते, ठीक है। अभी तुम लोग यहाँ पे हैं, तो ये पैराग्राफ भी मोर और लेस क्लियर हो गया है,
ठीक है ना, कि पहला एंडोन्यूक्लियस जिसके काम करने का तरीका 6 बेस पेयर के रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे डिपेंडेंट था, काम करने का तरीका भी पता था, वो पहला एंडोन्यूक्लियस कौन सा है? हिन2। दिस इज नॉट सेइंग कि फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम इज हिन2। पहला आइसोलेटेड तो हिंड1 होगा ना, सेकेंड आइसोलेटेड कौन है? हिंड2। ठीक है, और हिंड1 से पहले काम करने का तरीका किसका पता चला? हिंड2 का। आइसोलेट पहले कौन हुआ? हिंड1। काम करने का तरीका पहले किसका पता चला? हिंड2। पूरा लिखा है ना यहाँ पे, ये तो अंग्रेजी है, ठीक है ना। जब तक एनसीईआरटी ऐसे कठिन अंग्रेजी लिखता रहेगा तब तक मेरे जैसे अनुवादकों का दौर चलता रहे, ठीक है ना। द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग दिस एंजाइम, कन्वेंशन मतलब नॉमेनक्लेचर, रूल, ठीक है ना। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ एंजाइम कम्स फ्रॉम जीनस, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस। द सेकेंड 2 लेटर्स मतलब सेकेंड एंड थर्ड लेटर ऑफ एंजाइम नेम कम्स फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब सिर्फ ई कोलाई नहीं बनाता है, दुनिया भर के बैक्टीरिया क्या बनाते हैं? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, इको R1 में कहां से निकलता है? एशरिकिया कोलाई RY13। देखो इसको RY को RX भी कर सकते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है, 13 को 14 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो रीड इट फुल, RY13, ठीक है ना। लेटर R कहां से आया है? नेम ऑफ स्ट्रेन, ये कंपलसरी है ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। और रोमन नंबर, ये लेटर है या रोमन नंबर है? रोमन नंबर, वो क्या डिनोट करता है? ऑर्डर इन विच एंजाइम वाज आइसोलेटेड, मतलब एशरिकिया कोलाई RY13 से पहला कौन सा निकला? इको R1। अगर दूसरा निकला तो कौन सा निकला? इको R2, ठीक है। इको R1 की रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस क्या है आगे देखेंगे, GAATTC। और हिन2 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? GT पाइपू AC, ठीक है ना। तो ये सब जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है इसको लेके हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो आगे का टॉपिक वही है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, हाउ एंजाइम कट्स, तो ये तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के डिस्कवरी के बारे में और उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में और थोड़ा बहुत उसका फैमिली के बारे में, कम्स फ्रॉम बिगर फैमिली ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसेस, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्चुअली कट्स, तो उसमें आएगा रिकॉग्निशन साइट्स, क्लीविंग साइट्स, स्टिकी एंड्स, ब्लंट एंड्स, ये सारे वर्ड्स में समझने। थैंक यू।